Types of transpiration. So in this topic we will discuss the types of transpiration which occurs in plant. Now this classification is on the basis of structure from where the transpiration takes place. ठीक है, तो transpiration पहले भी मैंने आपको बताया, it is the loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant. Now different parts which are present in the exposed surface, or we can say the part of plant body above the surface of soil, that contain minute pores from where the water escapes out in the form of water vapor. Now on the basis of type of pores, the type of pores present in the plant body, or we can say the aerial part, transpirations are classified into three categories, that is stomatal transpiration, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ये तीन तरह के ट्रांसपिरेशन इस बेसिस पर बताए गए हैं कि वो किस तरह के स्ट्रक्चर से होते हैं. अगर स्टोमेटा से हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके थ्रू हो रहा है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और लेंटिकल्स जो कि ओल्ड स्टेम में होता है तो ओल्ड स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू होता है तो उसको हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन करते हैं. तो ये हमारा एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का, या हम कह सकते हैं कि उनके कैटेगराइज करने का कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप के हैं. तो सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे द टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. नंबर वन इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. पहला हो गया ये. नंबर टू क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. और नंबर थ्री लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. विच ऑकर्स थ्रू लेंटिकल्स. ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू, विच आर टाइनी पोर्स ऑन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? थ्रू क्यूटिकल. और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? थ्रू लेंटिकल्स. ठीक है, इस बेसिस पर ट्रांसपिरेशन तीन टाइप के होते हैं. अब हम लोग एक एक करके तीनों को हम लोग समझ लें कि कैसे ये ट्रांसपिरेशन होता है. सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्टोमेटा क्या होते हैं. तो स्टोमेटास are tiny pores present in the epidermal layer of leaf and young stem. यंग स्टेम ग्रीन कलर का होता है ना. टाइनी प्लांट है या तुरंत अभी जिस प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है उसके स्टेम को आप देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का होता है, हर्बेशियस होता है वो. तो यंग स्टेम में भी स्टोमेटा पाए जा सकते हैं, वैसे तो ये लीफ में पाए जाते हैं. ठीक है, अब आप जानते हैं कि स्टोमेटा क्या हो गए? टाइनी पोर्स हो गए प्रेजेंट इन दी एपिडर्मल लेयर. एपिडर्मल लेयर मतलब जो सबसे बाहर का लेयर है लीफ का या यंग स्टेम का, उसी में माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा. और इनकी संख्या लगभग देयर आर 1000 to 10,000 stomata per
स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ, यानी पत्ते के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 1000 से 10,000 स्टोमेटा पाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मोनोकॉट और डाइकॉट के लीफ को जरा देखिए। मोनोकॉट जिसमें सीड्स में केवल एक कॉटिलेडन होता है, जैसे राइस, व्हीट, ये सब मोनोकॉट हो गए, तो उनका लीफ आप देखेंगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन इस तरह से पाया जाता है और उनका लीफ इस तरह से खड़ा होता है। इसको हम लोग कहते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। ये हो गए आपके आइसो बाइलेटरल लीफ। ठीक है। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, उनमें आप लीफ को देखेंगे तो कुछ इसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है। ज़्यादातर मोनोकॉट में इसी तरह का लीफ पाया जाता है। तो जहाँ पर आइसोबाइलेटरल लीफ होगा वहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों सरफेस में लगभग इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। यानी अगर ऐसे लीफ है तो इधर जितने स्टोमेटा पाए जाएंगे उतने ही इधर भी पाए जाएंगे, लगभग उनका काउंट सेम होता है। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं उनके लीफ इस तरह से होते हैं। उनमें 2 सरफेस होगा, एक वेंट्रल सरफेस और दूसरा डॉर्सल सरफेस। जैसे ये हो गया आपका लोअर सरफेस, जिसको हम लोग डॉर्सल कहेंगे, और ये हो गया अपर सरफेस। ठीक है, जिसको हम लोग वेंट्रल कह सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो जहां इस तरह के लीफ पाए जाएंगे उसमें देखा जाता है कि जो सरफेस सनलाइट के रेडिएशन जिस पर डायरेक्ट पड़ रहे होते हैं उस पर स्टोमेटा कम पाए जाते हैं, ताकि प्लांट के बॉडी से कम वाटर का लॉस हो, है ना। यानी द सरफेस विच इज एक्सपोज टू द रेडिएशंस ऑफ सन हैव कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है। और ये इसीलिए है कि ताकि उनके बॉडी से कम वाटर का लॉस हो, क्योंकि वाटर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट बॉडी का, है ना। और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए ये एडॉप्टेशन प्लांट्स में होता है। अब अगर हम लोग किसी लीफ के सेक्शन को कट करके देखें, जैसे मान लीजिए ये आपका लीफ है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको कट कर दिया जाए, है ना, ऐसे कट कर दिया जाए तो एक पतला सा सेक्शन आपको इस तरह से मिलेगा, है ना, कट करने के बाद। अब इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें, मैग्नीफाई करके इसको देखा जाए सेक्शन को, तो हमें क्या मिलेगा देखने को। देखिए मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ कि ये बाहर वाला लेयर है ना। ये ऐसे है, आपका लीफ है तो ऐसे कट किया गया, फिर जो सेक्शन मिला उसको ऐसे माइक्रोस्कोप में रख करके देखा जाएगा, तो देखिए कैसा दिखाई देगा वो। ये इसका एपिडर्मिस हो गया, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल प्लांट में पाया जाता है, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। और इसके नीचे जो लेयर आपको सेल्स का दिख रहा है, ठीक है, यही आपका एपिडर्मिस है। दिस इज एपिडर्मिस। और आप जान रहे हैं कि लीफ को जब आप देखेंगे तो उसमें एक ऊपर एपिडर्मिस मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, है ना, क्योंकि आप कट करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, तो ये अपर एपिडर्मिस हो गया, तो ये लोअर एपिडर्मिस हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, और लोअर एपिडर्मिस में हम लोग स्टोमेटा को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्यूटिकल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और सरफेस पर जो माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा की खासियत यह है कि स्टोमेटा एक यूनिक सेल से गाइडेड होता है या मॉनिटर्ड होता है। उस सेल को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। दे आर गाइडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये आपके गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं। एक स्टोमेटा को, स्टोमेटल ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए, कब खुलेगा, कितना खुलेगा, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गार्ड सेल्स होते हैं, जो कि उस ओपनिंग के पोर साइज को कंट्रोल करते हैं कि वो कितना खुलेगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर आपको इलोंगेटेड सेल्स दिखाई देते हैं, इलोंगेटेड पैरेंकाइमेटस सेल्स।
और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। और इस लेयर को हम लोग कहते हैं पैलिसेड लेयर। ठीक है, लिखते भी चला जाए तो ठीक रहेगा। ये आपका क्यूटिकल हो गया, ये आपका अपर एपिडर्मिस, ये आपका पैलिसेड लेयर, पैलिसेड मीजोफिल कहेंगे क्योंकि जो लीफ के सेल्स होते हैं उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग पैलिसेड मीजोफिल कह रहे हैं। और इसके नीचे हम लोग को पॉलीगोनल शेप में बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है और ये सेल्स कहलाते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। पॉलीगोनल शेप में ये आपको दिखेंगे लीफ के अंदर। साथ ही साथ लीफ के स्ट्रक्चर में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई देते हैं। देखिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है ना। इनमें भी फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है, इसीलिए तो लीफ को हम लोग कहते हैं किचन ऑफ द सेल, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ ऑफ प्लांट, और यहीं से फूड प्रिपेयर होकर के पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसको मैं नाम लिख दूं इसका, ये आपका हो गया स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। ये आपका हो गया लोअर एपिडर्मिस, और ये आपका फिर से क्यूटिकल है, यानी ऊपर और नीचे दोनों ही एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक वैक्सी लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये आपके गार्ड सेल्स हैं, दो होते हैं, है ना। और ये जो पोर आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, स्टोमेटा हो गया, दिस इज स्टोमेटा। और ये कहलाएगा सब स्टोमेटल स्पेस, तो मैं इसको यहीं लिखूंगा, जगह है नहीं, सब स्टोमेटल स्पेस, यानी स्टोमेटा के ठीक नीचे का स्पेस। और ये आपका कहलाएगा इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब जो रूट्स हैं वहां से वाटर और मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर और मिनरल्स को सॉइल से प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जाइलम फ्लोएम। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एरियल पार्ट्स में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है कि जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो जाइलम जो कि रूट में होता है वो कंटिन्यूअसली रूट से फिर स्टेम में भी होगा, और स्टेम से फिर लीफ तक वो पहुंचेगा, है ना। आखिर उसके कनेक्शंस होने चाहिए तभी तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। तो जब आप लीफ के सेक्शन को कट करके देखते हैं तो उसमें भी आपको जाइलम और फ्लोएम दिखाई देते हैं। अब जाइलम जो है डेड सेल्स होते हैं उसमें, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, तो थिक वॉल्ड आपको ये दिखाई देता है, और फ्लोएम जो होगा वो थिन वॉल्ड है। ये जाइलम फ्लोएम इसमें रिप्रेजेंट कर दिया गया ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। जाइलम डेड सेल से, तो इसके वॉल को थोड़ा थिक बनाने के लिए मैं इसको डबल लेयर कर रहा हूँ, और ऐसा दिखता भी, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसी तरह से दिखाई देता है। स्लाइड्स ले करके देख सकते हैं, ठीक है, या स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए वाटर जो कि जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट होगा, जाइलम वेसल्स आर मेन सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं जाइलम में। उसमें से जो जाइलम वेसल्स हैं और ट्रैकिड्स हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है जाइलम वेसल्स में, वो वाटर
मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफर होगा और मेसोफिल सेल से सारे सेल्स में इस तरह से 1 by 1 ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस तरह से, यानी जितने भी सेल्स हैं लीफ में वो सब वाटर उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे के सारे सेल्स वाटर पा जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाटर का ट्रांसफरेंस हो रहा है उसमें दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एक इम्बिबिशन और दूसरा ऑस्मोसिस। इम्बिबिशन मैंने आपको बताया था, इट इज दी प्रोसेस बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन, यानी सरफेस के अट्रैक्शन की वजह से अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एक प्लांट का सेल है, जैसे ये जाइलम के कांटेक्ट में जो सेल है उसको वाटर मिला तो ये टर्जिड स्टेट में चला गया, यानी फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट, पानी जितना भर सकता था मैक्सिमम भर गया। तो इसके बगल वाले में जब पानी नहीं है तो इसका सरफेस इसके वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्बिबिशन। ठीक है, तो ज़्यादातर वाटर का ट्रांसफर इसी तरह से होता है, इम्बिबिशन के थ्रू होता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑस्मोसिस के थ्रू भी ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज दी स्लो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेसोफिल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑस्मोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप केयर करिएगा कि इम्बिबिशन से ज़्यादातर पानी का ट्रांसफर होता है, न कि ऑस्मोसिस से। ठीक है, और जब वाटर पूरी तरह से मेसोफिल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मैं यहाँ लिख दूँ जाइलम वेसल से कहाँ चल जाएगा, मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स से, मेसोफिल सेल्स पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनमें से कुछ मेसोफिल सेल्स जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में उनका सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस आप देखिए इनका इंटरसेलुलर स्पेस के कांटेक्ट में है। तो जब ये पानी भर जाएगा इन सारे सेल में, जब पानी पूरी तरह से इनमें भर जाएगा इस तरह से, तो क्या होगा, वाटर का थिन लेयर बाहर निकल जाएगा इनके सरफेस पर। ए थिन फिल्म ऑफ वाटर इज escaped out from the surface of cell, and this thin film of water firstly changes to water vapor, or we can say it evaporates due to heat radiations। अब भाई हीट रेडिएशन होगा, यहाँ इंस्ट्रोमेटल पोर है तो जाहिर सी बात है कि बाहर अगर हीट रेडिएशंस का इफेक्ट होगा तो अंदर भी होगा। ठीक है, बाहर आपको देख रहे हैं कि गर्मी है तो आपके कमरे में भी आपको गर्मी महसूस होगी ना, तो उसी तरह से अंदर के जो खाली जगह है उसमें भी हीट रेडिएशंस का इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत वाटर का लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हुआ था वो इवापोरेट हो जाएगा। तो इवापोरेट होकर पहले इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा और वहाँ से इवापोरेट होते होते कहाँ आएगा, सब स्टोमेटल स्पेस में, यानी स्टोमेटा के ठीक नीचे वाला जो खाली जगह है उसमें आ जाएगा। और वहाँ पर डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से अंदर वाटर वेपर्स बन रहे हैं तो हायर कंसंट्रेशन होगा, और बाहर वाटर वेपर्स तो फॉर्म हो नहीं रहे हैं इसीलिए लो कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू वाटर वेपर्स प्लांट के लीफ के अंदर से स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले आएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, यानी जाइलम वेसल से मेसोफिल सेल्स में वाटर जाएगा, मेसोफिल सेल्स से इंटर सेलुलर स्पेसेस किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, यहीं से वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, सब स्टोमेटल स्पेस, सब स्टोमेटल स्पेस, और फाइनली आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से जाइलम वेसल्स, मेसोफिल सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस, सब स्टोमेटल स्पेस, उसके बाद से आउटसाइड, यही पाथवे होता है वाटर का ड्यूरिंग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि मैंने यहाँ पर बताया कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम जाइलम, मोस्ट ऑफ द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेसोफिल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन, यानी दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे, इम्बिबिशन और ऑस्मोसिस। दो प्रोसेस के थ्रू वाटर मेसोफिल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इम्बिबिशन का होगा।
इम्बिबिशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका कंफ्यूजन हो गया किसका, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, अब गार्ड सेल्स का क्या रोल है, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कितना ओपन होगा, ज़्यादा ओपन होगा तो तेजी से वाटर का लॉस होगा, कम ओपन होगा तो वाटर का लॉस जो होना है वो स्लो हो जाएगा, है ना। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम गार्ड सेल्स का होता है। आगे हम लोग उसमें अलग टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे, स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब दूसरा टाइप है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो आप देख सकते हैं क्यूटिकल इज ए थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट एबव द एपिडर्मिस, यानी अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल है। ठीक है, तो क्यूटिकल का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। ठीक है, और इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी पार्ट्स। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वाटर जो है इसके थ्रू इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होगी, हीट रेडिएशंस पड़ेंगे सरफेस पर, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत वाटर वहाँ से एस्केप आउट होगा, क्योंकि इसके नीचे के सेल्स जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या हैं, लिविंग हैं। तो जाहिर सी बात है पानी पहले मेसोफिल सेल्स को मिलेगा, फिर मेसोफिल सेल्स से एपिडर्मल सेल्स भी तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और उनसे थोड़ी बहुत वाटर जो होगी क्यूटिकल के थ्रू ही बाहर एस्केप हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। हालांकि क्यूटिकल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर का लॉस नहीं होता है ना, कंपेरेटिवली वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू क्यूटिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। व्हाट आर लेंटिकल्स, तो लेंटिकल्स पहले जान लीजिए आप। लेंटिकल्स आर स्मॉल पोर्स in old stem in the place of स्टोमेटा। मैंने अभी आपको बताया कि यंग स्टेम में स्टोमेटा होता है, ओल्ड स्टेम में स्टोमेटा नहीं होता है, उसी स्टोमेटा की जगह पर छोटा सा पोर रह जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, और लेंटिकल्स हमेशा खुला रहता है। स्टोमेटा जो होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स, लेकिन लेंटिकल्स में ऐसा नहीं है, लेंटिकल्स आर ऑलवेज ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर ऑलवेज ओपन, दे आर ऑलवेज ओपन। अब इनसे भी थोड़ी बहुत वाटर का लॉस होता है इवापोरेशन के थ्रू, वाटर इवापोरेट होकर के इनसे भी बाहर जाते रहते हैं, और इस ट्रांसपिरेशन को हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगर हम लोग तीनों की कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वाटर का स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से, नंबर 2 पर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से सबसे कम अमाउंट में वाटर का लॉस होता है। ठीक है, बट दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना, और ट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट बॉडी के लिए, क्योंकि वाटर का लॉस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। जैसे अगर गर्मी हो रहा है तो हम लोग की स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। अगर मुझे स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, स्वेटिंग होने से क्या हो रहा है कि बाहर का इन्वायरमेंट अगर हॉट एंड ह्यूमिड है, गर्मी ज़्यादा है, तो हमारे बॉडी में जब स्वेटिंग होती है तो यहाँ सरफेस पर स्वेट आ गया तो वो इवापोरेट होगा, वाटर जो होगा इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट होगा, सो इट विल क्रिएट ए कूलिंग इफेक्ट on the surface of our body. In the same way, the first important function of transpiration for plant is cooling effect. पहला तो यही है cooling effect. Functions of transpiration अगर हम लोग लिखना हो, functions of transpiration, functions of transpiration, तो सबसे पहला फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। व्हेन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, देन इट एब्जॉर्ब्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द प्लांट बॉडी पार्ट। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स ए कूलिंग इफेक्ट इन द प्लांट बॉडी, है ना। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से प्लांट पार्ट्स भी तो डैमेज हो सकते हैं, सेल्स मर भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम लोग सर्वाइव थोड़ी कर पाएंगे, वैसे ही प्लांट के लिए भी है, तो कूलिंग इफेक्ट ये क्रिएट करता है। दूसरा आपने एसेंट ऑफ सैप में पढ़ा है कि बाहर से जब वाटर का लॉस होगा, यानी लीफ जो है प्लांट का लीफ है
वहाँ से वाटर का लॉस होगा तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से नीचे से हाई प्रेशर होगा। पानी जो सॉइल में है ज़्यादा वाटर है, ऊपर वाटर का लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर लो प्रेशर हो गया और नीचे हाई प्रेशर, तो इसकी वजह से पानी आसानी से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है ना। अदरवाइज सोचिए कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी, वहाँ कोई मोटर तो लगा नहीं हुआ है, हम लोग को अगर छत पर पानी चढ़ाना होता है तो मोटर लगाना पड़ता है, मोटर ऑन करेंगे तब वो मोटर जो है पानी को खींच करके ऊपर तक पहुँचाता है, लेकिन प्लांट के बॉडी में ऐसा कोई मोटर तो है नहीं, फिर वो पानी कैसे चढ़ रहा है ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है कि जब ट्रांसपिरेशन की वजह से, आप देखिए प्लांट के बॉडी को, ये प्लांट का बॉडी है, अब यहाँ लीफ में अगर वाटर का लॉस होगा तो ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्लांट के रूट्स के पास जो सॉइल है उसमें बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर। इस वजह से वाटर जो होगा ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन पुल, यानी ट्रांसपिरेशन होता है इस वजह से पानी ऊपर की तरफ खींचता है, और पानी खींचता है तो उसके साथ मिनरल्स भी प्लांट को अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक है, तो आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर केवल फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं जरूरी है, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मिनरल्स को पहुंचाने के लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन का, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलिंग इफेक्ट, एंड सेकेंड इज इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशनल पुल फॉर द एसेंट ऑफ सैप। आप पूरा लिखिएगा, इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशनल पुल विच टू क्रिएट एसेंट ऑफ सैप विद द हेल्प ऑफ विच water along with dissolved minerals moves upward towards the aerial parts of the plant body. And third is distribution of water and minerals. As the transpirational pool is created, water and minerals will move upward and it will get distributed to the whole body parts of the plant, and accordingly different biological functions of plant body are carried out with that water and minerals. Okay, so these are some importance of ट्रांसपिरेशन फॉर प्लांट बॉडी, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फंक्शंस की जगह पर होगा सिग्निफिकेंस, अगर आप कहें तो और बेहतर वर्ड है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर प्लांट। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के ट्रांसपिरेशन हो गए, किस सरफेस से होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा चीज़ बता दिया गया। साथ ही साथ ये फिगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में जनरली फिगर पूछा जाता है, लेवल करने को आता है। ये जाइलम है आपका, देखिए जाइलम को इसी तरह पहचानते हैं, थिक वॉल्ड दिखाया जाएगा इसको, और फ्लोएम जो होगा वो थिन वॉल्ड दिखाया जाएगा। बाकी याद रखिए, ये अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड लेयर, मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, और ये लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, सब स्टोमेटल स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, लेवलिंग करने को भी दिया जाता है, इसलिए आपको फिगर बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और साथ ही साथ आप फिगर समझेंगे तो कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान हो जाता है बायो का। ठीक है ना, इसलिए जितना हो सके बायो को फिगर से पढ़िए। बहुत लंबा लंबा नोट्स लिखने से, 20-20 लाइन का आंसर याद करने से नहीं होता। अगर आप समझे रहेंगे तो चीज़ों को आप बहुत आसानी से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं समझे हैं तो फिर रटते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेंगे आप इसको याद करने और गलतियां भी करेंगे आप। और यहाँ समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि जाइलम से पहले मीजोफिल सेल्स में जाएगा, मीजोफिल सेल्स से इवापोरेट होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस से सब स्टोमेटल स्पेस, फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांसपिरेशन में हम लोग को ये जानना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और साथ ही साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ जो फैक्ट मैंने लिखा उसको प्रूव करने के लिए, कि जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होते हैं, ज़्यादातर प्लांट में वैसे ही लीफ पाए जाते हैं जो कि इस तरह से रहते हैं, तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ में जो लोअर सरफेस है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे to verify that the lower surface of leaf contains more number of stomata as compared to the upper surface। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो इस क्लास में डिस्कस किया गया उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिगर भी बनाइएगा, फिगर बना करके अच्छे से रिवाइज करना। लेकिन बायो का फिगर ऐसा नहीं कि आप डायग्रामेटिक नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव का मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही से रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाने लगे और मेन फैक्ट आपके फिगर में दिख ही नहीं रहा है, तो डिजाइन से नहीं मतलब है। आपका फिगर इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए,
डिजाइन वाला या कलर शेड से नहीं मतलब है, यहाँ मैंने कोई कलर शेड नहीं किया, बस आउटलाइन फिगर है। लेकिन देखिए क्लैरिटी इसमें है कि जाइलम, फ्लोएम, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स सब कुछ दिखाया गया है इसमें। तो हमारे जो फिगर होते हैं वो इंफॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है ना। ये पेंटर जो फिगर बनाता है वो डायग्रामेटिक बनाता है, एनिमेशंस होते हैं, तमाम चीज़ उसमें वो कर सकता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये आउटलाइन डायग्राम होता है जो जिसमें इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो ऐसे ही फिगर हम लोग को बनानी चाहिए और कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ फिगर हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा फॉलो करेंगे जिससे कि आपकी बायो की जो अप्रोच है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। अक्सर बच्चों को मैंने पाया कि वो जिनके मैथ अच्छे होते हैं उनके बायो वीक हो जाते हैं, जिनके बायो अच्छे होते हैं वो मैथ वीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं, इस सेग्रीगेशन मत करिए, ठीक है। ऐसा दिमाग में कभी नहीं लाना चाहिए कि हमारा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये सब्जेक्ट वीक है। इवन मैं कह रहा हूँ कि साइंस के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। अदरवाइज एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जानने से कुछ नहीं होगा। जो भी जानना है पूरा जानिए, है ना। क्योंकि आपकी ये एज ही नहीं है कि अभी स्पेशलाइजेशन का उम्र है ही नहीं। 9-10 के क्लास में आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, वो सब्जेक्ट पसंद है, नहीं। जो भी पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। जो भी साइंस में आप पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारे बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं आप 9-10 में। तो यहाँ पर आपको सेपरेशन नहीं करना है कि ये सब्जेक्ट हमको आता है, ये नहीं आता है। यहाँ तो सब कुछ आना चाहिए, और सब कुछ तभी आएगा जब आपको रिलेट करके अच्छे से समझ के पढ़ेंगे उसको। जिस सब्जेक्ट को जैसे पढ़ा जाता है उस तरह से पढ़िए। जैसे बायो है तो बायो बहुत लंबे लंबे आंसर लिख के नहीं पढ़ा जाता है, फिगर से पढ़ा जाता है। मैथ है तो मैथ को क्वेश्चन करके पढ़ा जाता है। थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अदरवाइज फार्मूला आपको सब याद रहेगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स है तो वहाँ थ्योरी पढ़िए, फार्मूला डिराइव करिए, यूनिट लिखिए, न्यूमेरिकल्स करिए। केमिस्ट्री है तो वहाँ पर भी आपको थ्योरी समझना होगा, फिर केमिकल इक्वेशंस लिखने होंगे, फार्मूला लिखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, है ना। ज्योग्राफी है तो बिना मैप के नहीं पढ़ सकते आप। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप आपके पास होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए, और इवेंट्स को कोरिलेट करना चाहिए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, क्यों हुआ होगा, आज के स्थिति में क्या होता, उस समय कैसा माहौल रहा होगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो ऐसे हर सब्जेक्ट का एक डायनेमिक अप्रोच है। उस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो नॉलेज जो इस तरह से गेन किया जाता है वो बहुत दिनों तक आपके पास रहेगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा आपके दिमाग से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग आगे जो भी टॉपिक मैंने बताया उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ओके।